साइंस में, रिसर्च में हम एक हाइपोथेसिस से शुरू करते हैं कि हाइपोथेसिस लिया, अब मैं ढूंढूंगा कि ये हाइपोथेसिस करेक्ट है या गलत है। हाइपोथेसिस यहाँ भी होती है, जो आप शुरू करते हैं वो आप एक मानने से ही शुरू करते हैं कि कुछ तो ऋषियों ने कहा है, कुछ तो बात है। लेकिन आपके भीतर एक जरा भी संशय ये नहीं होता कि मुझे ये गलत सिद्ध करना है। आप कहते हैं कि ऋषियों ने जो कहा है, मुझे वो जानना है। लेकिन आपके भीतर एक ज़रा भी संशय ये नहीं होता कि मुझे ये गलत सिद्ध करना है। आप कहते हैं कि ऋषियों ने जो कहा है, मुझे वो जानना है। ये तो आपने जो कुछ भी कहे हैं ना, ये सब तो थोड़ा-सा ऊपर है, सतही है, सुपरफिशियल है। कैन यू चेक योर आइडेंटिटी दैट इज़ एक्सपीरियंसिंग एंगर? सिमिलरली, ये सब सुनते रहिए, कुछ चीज़ों के लिए अपने कान बंद कर दीजिए। अच्छा ठीक है, होता होगा। मैन्नु की, जब वहाँ पहुँचेंगे तब ये भी खुलेगी बात। अभी तो वहाँ पहले पहुँचने की तो तैयारी कर ले। तो वहाँ पहुँचने से पहले जहाँ है उसका तो ज्ञान हो ठीक से। प्लीज़ क्लोज़ योर आईज़ एंड ऑब्ज़र्व साइलेंस फॉर अ लिटिल व्हाइल। Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. Welcome. And we are going to have some question answer session today. I have received a few आदित्य, from Shilji and one from Parulji also. And even if there are no written questions and you have something in between, you can always ask. तो ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि जितना बोला है उतना। So the first question Shilji is saying, I have, okay, what do you mean by inner knowing? What do you mean by inner knowing? मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है? ओके, ये हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है जूम। क्या होता है इनर नोइंग? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? इंस्टिंक्ट, समटाइम्स इंट्यूशन जिसको कहते हैं, इंट्यूशन, इनर नोइंग, और समटाइम्स इट्स लाइक वेरी वीक। इनिशियली बहुत वीक सा कुछ अंदर से आवाज आती है, ये करो या तो ना करो। मेरे लिए तो वही इनर नोइंग है। समटाइम्स इट कैन बी वेरी आउट ऑफ कंट्रोल आल्सो। समटाइम्स यू मे नॉट नो कि भाई ये है भी, मानूं या नहीं मानूं, पर फिर बाद में पता चलता है नहीं, मान लेना चाहिए था। दैट इज इनर नोइंग। Knowing the Atman inside, which is अकर्म। प्रदीप जी, आई थिंक पहला क्वेश्चन मुझे तो अकर्म, कर्म और वो लेना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय इनर नोइंग, विद्या जी? प्रदीप जी, अकर्म इज व्हेन आई डोंट डू एनी कर्म आउट ऑफ एक्चुअली आलस। सो निष्काम कर्म इज कर्म व्हेन यू डू the very required karma, but you do not look for results because we are not attachment. In the context is निष्काम कर्म, या तो अकर्म जो है ना, वो बिल्कुल अलग बात है। वो बिल्कुल नेगेटिव कॉनोटेशन है उसका। ये एक बहुत आई थिंक वेरी ओवररेटेड स्टाइल है हमारे बोलने का, इनर नोइंग एंड आउटर नोइंग। हावेवर इनर नोइंग होती है, लेकिन जैसा हम जनरली
इसको बहुत लूज़ली बोलते हैं, वैसा शायद नहीं होता है। So I'll tell you what I have understood in my experience, how it I have grown in the process with the support and blessings of masters and gurus. When we take birth, we have some connect with the existence. But as we grow, the conditioning that we go through, that conditioning takes over so much that the connect with existence is totally distorted. आपको कोई कनेक्ट ऐसा महसूस नहीं होगा। इसीलिए भीतर से एक कॉलिंग आती भी है, लेकिन वो कॉलिंग को हम अनसुना करते हैं। वी डाउट दैट कॉलिंग, वी क्वेश्चन कि ये क्या है? बिकॉज़ मेनी टाइम्स, रादर मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट कॉलिंग इज़ not as per your societal experience or whatever you have been taught via the conditionings. That talks in a very different language, and hence we tend to misunderstand that. So there is whole lot of conditioning and there is whole lot of knowledge that we gather from the external world. So even when we give an answer, we tend to react and not respond because it is all based on pattern that has got created over years due to all the external conditionings, experiences, environment, all the books that you have read, all the videos that you have seen, etc., etc., etc. So everything is outside of who you are. Who you are का तो question हमारे भीतर उठता भी नहीं है. In most of the cases, we don't even ask these questions. Who am I? Who am I का in fact बहुत standard answer हम सबके पास बड़ा तैयार सा भी रहता है. कोई पूछे tell me something about yourself. We have so much to say, है ना? But then there is a world when you cut all of this clutter and you shut that external noise. Then there is a voice that comes from within. And how do you know about that voice? You just know. You can't explain how it is, where it is coming from. So at times you would have experienced कि कुछ situation हुआ है और आपने बिल्कुल अचानक से कुछ आंसर दे दिया और आप खुद ही अवाक रह गए कि अरे! ये उत्तर मैंने दिया क्या? ये तो मुझे पता ही नहीं था, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर भी वो आया। That is from your inner knowing. So this knowing, as somebody rightly said, is very, very connected with the source or the Atman that we all are actually, although we have forgotten anything about that. And there are moments when that voice of Atman reaches us, and it reaches us in various ways. To few people, it can come as thoughts. To a few people, it can come as some sound. To a few, it can be some visual that just flashes to them. It can be in any way. But there is a deep surety about it. You don't doubt it, you don't question it. And it may be very different from the societal flow, but it is very, very aligned to the existential flow. So, a knowing from which nobody can move you, पूरी दुनिया भी उसके अगेंस्ट खड़े हो जाए ना, तो आप कहेंगे नहीं मुझे पता है, मुझे मानता हूं, ऐसा नहीं आप बोलेंगे, आप कुछ मानते नहीं हैं, मानने वाली सारी बात बाहर से आती है। मैं जानता हूं, मुझे मालूम है ना। और ये मालूम है ईगो नहीं बोलता है, जो हमारे भीतर अहंकार बैठा है, जो आइडेंटिटी बैठी है, मुझे मालूम है ना क्योंकि मैंने इतनी साइंस पढ़ी है। मुझे मालूम है ना क्योंकि मैंने इतने स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं। मुझे मालूम है ना क्योंकि मैंने दुनिया देखी है, ये वो नहीं है। मुझे मालूम है ना क्योंकि मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ। मुझे मालूम है ना क्योंकि मैं फैक्ट्री में जाता हूँ। नॉट दैट मालूम। वो सब मालूम अगेन इज़ कमिंग फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। ये मालूम है ना is something that arises in you. It is so difficult to express in words.
And that is what we call inner knowing. You are so rooted in it, you are so grounded in it कि आपको कोई भी कितना भी आकर के हिला दे, डुला दे, बोल दे कि आप जो सोचते हैं वो गलत है, एटसेट्रा, एटसेट्रा, you would still say, "नहीं, I know this is it." And it is not coming from your bookish knowledge or your worldly experience. Not at all from those places. वो होती है inner knowing. This has to be experienced more than getting an answer, because मैं जो आंसर दे रही हूँ आपको, वो मेरे लिए इनर नोइंग हो सकता है, पर आपके लिए वो बिल्कुल आउटर नोइंग है. इट्स अ नॉलेज. आई कैन इट्स लाइक आई कैन indicate towards the moon. I can indicate towards the moon, but what it is to really see the moon, that is your own individual personal experience. And that I can't share with you, I can't teach you, I can't tell you in words. It is like that. वो जो श्योरिटी होती है ना, वो आपके पूरे बीइंग में झलकती है. या एब्सोल्युटली पारुल जी. इन जनरल इट इज सेड दैट यू नो व्हेन यू नो. एब्सोल्युटली, यू नो व्हेन यू नो. सो हाउसएवर आंसर आई गिव, इट कैन, मेरे आंसर का ना सिर्फ एक ही तात्पर्य है. मेरा आंसर बस आपको एक सहायता करेगा ये जानने में कि ऐसा कुछ होता है. और अगर आप इस दिशा में बढ़ते रहे और आप अपनी कंडीशनिंग्स को हटाते रहे, आपने जो कुछ भी बिलीफ सिस्टम्स वगैरह उठा लिए हैं, वो सबको आप काटते रहे, नेति-नेति करते रहे, मनन चिंतन करते रहे, तो आप वहाँ पहुँच जाएँगे. मेरे उत्तर का बस इतना ही काम है. इससे ज़्यादा आपको मेरा उत्तर कुछ नहीं दे सकता. इट कांट गिव यू एनीथिंग मोर. इट कैन जस्ट गिव यू अ होप कि ऐसा कुछ होता है. जैसे हम ऋषियों की तरफ देखते हैं ना, जब हम कहते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं, उपनिषद अपौरुषेय हैं, पर मैं क्यों मानूँ कि वो जो कहा गया है वो सत्य है? वो मैं जानती हूँ क्योंकि कुछ है मेरे भीतर जो उसके साथ बिल्कुल अलाइन्ड है. भले मैं द सोशल बीइंग मे नॉट एग्री टू एवरीथिंग दैट इज़ बीइंग सेड. और इसीलिए सर्च शुरू होती है, सीकिंग शुरू होती है. साइंस में, रिसर्च में हम एक हाइपोथेसिस से शुरू करते हैं कि हाइपोथेसिस लिया, अब मैं ढूंढूंगा कि ये हाइपोथेसिस करेक्ट है या गलत है. हाइपोथेसिस यहाँ भी होती है, जो आप शुरू करते हैं वो आप एक मानने से ही शुरू करते हैं कि कुछ तो ऋषियों ने कहा है, कुछ तो बात है. लेकिन आपके भीतर एक जरा भी संशय ये नहीं होता कि मुझे ये गलत सिद्ध करना है. आप कहते हैं कि ऋषियों ने जो कहा है, मुझे वो जानना है कि वो कहाँ से आ रहा है, वो क्यों है. और वो इतनी मीठी बात है कि हम जीवन दर जीवन, जन्म दर जन्म उसके प्रति समर्पित कर सकते हैं. और संतों ने किया है. तभी कृष्ण कहते हैं ना कि जो तुमने ज्ञान अर्जित किया इस जीवन में, वो पराविद्या, वो बर्बाद नहीं जाएगी, वो तुम्हारे साथ जाएगी. एवरीथिंग विच इज अपराविद्या वो रह जाएगी, बट पराविद्या साथ में चलेगी. तो मेरे उत्तर से आपको बस इतना ही फायदा हो सकता है, इतना ही बेनिफिट हो सकता है कि आप उस दिशा में चलते रहें. मैं ये कह दूं कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, ये मैं तब कहूँगी जब मुझे इसका कुछ भी पता नहीं है. जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि क्या अध्यात्म पाखंड है, लोगों को देखो, कुछ परिवर्तित तो होता नहीं है, बस सब झुंड बना के भागे जा रहे हैं. क्योंकि उन्होंने इसको कुछ गहरे में जाना नहीं है, वो बस ऊपर से कुछ देख रहे हैं. तो बस इतनी ही मदद की जा सकती है बाहर से आपकी. बाकी आपकी यात्रा है जो आपके समक्ष खुलेगी. ठीक है?
ओके। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनर नोइंग एंड द नॉलेज दैट वी टेक फ्रॉम द वर्ल्ड थ्रू रीडिंग और लिसनिंग? पारुल जी, आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। What is the relationship between inner knowing and the knowledge that we take from the world through reading or listening? ये तो उत्तर दे दिया ना? शील जी, उत्तर दे दिया ना? स्टैच्यू हो गए। मैं सुन रहा था थोड़ा। All that you take through reading or listening is only कैसा है ना, जैसे कि ये बोल दिया जाए, जैसे साइनाइड है ना, उसकी स्वाद को चखने के लिए, जानने के लिए कि क्या स्वाद है, कितनों ने अपनी जीवन को बलि चढ़ा दी। वैसे ही है, अगर मैं आपको कहूँ कि मीठा है, तो मीठा का आपके लिए क्या तात्पर्य है? जब तक वो स्वाद आपने चखा नहीं, जाना नहीं, तब तक वो बस शब्द है आपके लिए कि हाँ, मीठा जैसा कुछ होता है। आप अपने मन में उस मीठा के लिए कुछ धारणा भले बना लें कि अच्छा मीठा ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, जो कि आपके अनुभव पर आधारित होगा। लेकिन क्या वही मीठा है जिसको आप मीठा मान रहे हैं? ये आपको उस दिन समझ आएगा जिस दिन आप वाक़ई मीठा चख लेंगे। तो कुछ चीज़ें जो है ना, बिल्कुल आपके व्यक्तिगत अनुभव की बात है। ऋचा जी, यहाँ ये क्वेश्चन मैं कुछ बोलना चाहूंगा। ये क्वेश्चन पूछने के पीछे इंटेंट ये था कि मैं अभी समझ रहा हूँ, देखिए पहले अहंकार को कुछ ना कुछ, जैसा आप बताती थी कि हाँ कुछ चीज पढ़ गई, मैंने कुछ पढ़ा, अरे वाह कुछ नॉलेज मिल गया, अहंकार थोड़ा फूलता है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जाके ये भी एक फील होता है कि भैया मन थक रहा है, इतना नॉलेज, क्योंकि ये तो अनएंडिंग है, तो ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो। तो अब ये स्टेज पे मन पहुंच रहा है कि जहाँ पे वो पूछता है अब पढ़ने की जरूरत है क्या? अगर इनर नोइंग ऐसे ही आती है बिना पढ़े भी, तो पढ़ना छोड़ दो। अब क्यों पढ़ना, दुनिया भर की ये चीजें लेके मन को बोझ क्यों बढ़ाना? ये क्वेश्चन इसके लिए आ रहा था। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, यदि आपने बैठ कर के उसकी जुगाली नहीं की, जिसको कि हम मनन और चिंतन कहते हैं, और फिर उसका निधि ध्यासन नहीं किया, माने आपने अपने जीवन में नहीं उतारा, तो वो सब बिल्कुल अविद्या की श्रेणी में जाएगा। पढ़ना एक समय पर बिल्कुल बंद कर देना चाहिए अगर आप बिल्कुल ओवरवेल्म हो गए हैं कि यार कितना, कितना पढ़ें। कोई किताबी कीड़ा थोड़ी बनाना है कि एक पन्ना खोला कि इस पन्ने में कौन-सा लिखा हुआ है, ये पन्ना नंबर है, तो बस चालू हो गए एबीसीडी। ये थोड़ी करना है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन थोड़ी करना है। हम हो कौन गए हैं, ये बात मायने रखती है ना। तो जो कुछ भी कहा जाता है, यदि आप उसके साथ बैठते नहीं हैं, थोड़ा भी समय नहीं देते हैं, मनन चिंतन नहीं करते हैं कि क्यों कहा कृष्ण ने ऐसा, क्यों ये बात उठी, इस बात का मेरे लिए तात्पर्य क्या है, तब तक बात बनेगी नहीं। इसीलिए जो ज्ञान योग में भी उतरते हैं, उनके लिए ध्यान योग का बड़ा महत्व होता है। जो पूरी शास्त्र चर्चा है, आप शास्त्र चर्चा जो देखते हैं ना, वो एक तरह से उसको समझिए कि वो फाइनल प्रोडक्ट है। वो आपके टेबल पर रखा व्यंजन है। उस व्यंजन के पीछे की जो तैयारी है, जो कच्चा सामान लाया, कितना मसाला डालना है, कितना पकाना है, किस स्टेज में डालना है, किस बर्तन में पकना चाहिए, आग की कैसी होनी चाहिए, वो सारा कुछ जो है वो मनन चिंतन है। तब आप एक फाइनल आउटपुट देखते हैं। इसलिए जो कुछ भी बातचीत होती है ना, थोड़ा उसके साथ समय बिताइए। फिर चिट्ठा खुलता है, फिर समझ में आता है, फिर उसको देखिए कि आपके जीवन में उसका क्या महत्व है। फिर पकड़ में आता है कि अरे! ये ट्रिगर अब समझ आई बात कहाँ से।
ये अटैचमेंट क्यों है? पूछिए ना स्वयं से कि मैं अपने पुत्र को देख के, उसके दुःख को देख के द्रवित क्यों हो जाता हूँ? मैं अपने पिता को ना क्यों नहीं बोल पाता? मैं अपने मित्र को जब समय देता हूँ, तो मैं उसे मना नहीं क्यों नहीं कर पाता? पूछिए ना स्वयं से, वो कौन-सी बात है जो आपको रोकती है? और जैसे ही आप वो पकड़ने लगेंगे, आपको उसके पीछे की कहानी समझ में आने लगेगी। आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ पर अटैचमेंट रोल प्ले कर रहा है, कहाँ पर एक्सपेक्टेशन रोल प्ले कर रहा है, कहाँ पर आपके भीतर में कोई भय है जो खेल रहा है, कहाँ पर लोभ है जो काम कर रहा है, कौन-सी टेंडेंसी है, कौन-सी वृत्ति है जो इस तरीके से बाहर आ रही है कि वो आपको कुछ करने ही नहीं दे रही है या आपसे कुछ खास करवा रही है। आप क्यों असहज हो जा रहे हैं? आपकी सहजता कौन ले जा रहा है? क्यों रिएक्शंस आते हैं? रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर पाते? चुप क्यों नहीं रह पाते? हर जगह बोलने की इच्छा क्यों उठती है? ये सारे प्रश्न करने पड़ते हैं खुद से। तब होता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। अवलोकन इतनी सस्ती चीज नहीं है। वो हमसे वो सब कुछ ले लेती है जिसके ऊपर हमको बड़ा घमंड होता है। द प्राइड दैट वी हैव, इट टेक्स अवे ऑल ऑफ दैट। और तभी भक्ति का पदार्पण आपके जीवन में होता है। उसके पहले भक्ति नहीं आ पाती है। उसके पहले अगर भक्ति आती है ना, तो वो सुपरस्टिशन बन जाती है। लेकिन जब इतना मनन चिंतन किया है, इतना रेचन किया है, आप अपने आप को हर समय घिस रहे हैं, तो जो आपके पास आएगी भक्ति, आप स्वयं ही नतमस्तक हो जाएंगे। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होगी। डजेंट मैटर कोई बिलीव करता है कि नहीं करता है, पर आपको पता होगा कि आपका जीवन शिव चला रहे हैं, कृष्ण चला रहे हैं, भगवती चला रही हैं। और अटूट श्रद्धा होगी इस बात में कि वो कैसे चला रहे हैं। आप पूछेंगे नहीं कि ऐसा क्यों चला रहे हैं। लेकिन उसके पहले अगर ये कार्य नहीं किया है, तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो करना पड़ता है। थोड़ा अपने श्वासों के साथ रहिए, थोड़ा प्रेजेंट में रहिए, पता चलेगा कि भीतर क्या कहानी चल रही है। तो जब ये सब कुछ होने लगता है ना, तब ऊपर से सब कुछ नकाब हटता है। और फिर जैसे कि झील है बड़ी सुंदर, और उसके ऊपर वो कौन से पेड़ होते हैं ना जो पानी में एकदम फैल जाते हैं, और उन उन पेड़ ने पूरे झील को आच्छादित कर दिया है। और चांदनी रात है, तो चांद का तो कुछ पता ही नहीं। और अचानक से कोई आता है, उन सारे पत्तों को साफ कर देता है। तो क्या प्रतिबिंब चमकता है चांद का। चांदनी जैसे नहा आती है। और सोचिए उस क्षण मन की क्या स्थिति होती है। तो थोड़ा मनन चिंतन कीजिए, तो ये आपके जितने मैं और क्यों पढ़ूं नहीं पढ़ूं, वो सब कुछ हट जाएगा। थोड़ा उसके साथ बैठिए। मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा ज्ञान योग आपको ड्राई कर देगा। मुझे ज्ञान योग ना हाई देता है। कुछ बात जब खुलती है ना, तो इट्स लाइक अ हाई फॉर मी। मुझे इतना मजा आता है कि मैं आपको क्या बताऊं। येट आई केम टू अ स्टेट वेर इन आई फेल्ट सो डैम ड्राइड फ्रॉम विद इन। मुझे लगा सब कुछ सूख गया, मैं अब कुछ नहीं पढ़ सकती हूँ, कुछ नहीं सुन सकती हूँ। And that was the U-turn when my journey towards compassion, love, devotion, bhakti, and all of that started. ठीक है? ये बात स्पष्ट हो रही है?
हाँ जी, ऋचा जी, और रूखापन मैं थोड़ा अनुभव कर रहा हूँ, वो मेरे को समझ में आ रहा, तो आई कुड रिलेट टू इट, उस स्टेज पे मैं आता हूँ, तो समझ में आ रूखापन रहा ना, है। जब तक कृष्ण की लीला में नाचना नहीं सीखेंगे ना, रूखापन आ जाएगा। सही बोल रही हैं आप, समझ नाचने पा का मतलब है सब आडंबर छोड़ दिए, मैं कौन हूँ इसका पूरा जो चोंगा है ना वो छोड़ दिया। मैं कुछ हूँ ही नहीं। एंड दैट डज़न्ट मीन दैट इट विल मेक यू इडियट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कि अरे मैं तो कैसे, हाउ डू आई बिहेव, आप ये पूछ रहे हैं स्वयं से। जो लीला में पार्टिसिपेट करता है ना, उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, एफिशिएंट कुछ कोई नहीं हो सकता, बिकॉज़ यू आर एब्सोल्यूटली फ्लोइंग। मैं एक वीडियो शेयर करूँगी, आई थिंक सौरभ ने सुना होगा। इट वाज़ शेयर्ड इन आवर another group, the organization that I'm associated with, and it talks a lot about what an Indian mind is. And listen to that, you will feel, "Oh my God, is that being an Indian means?" वो इतना सुंदर बोला है। So it's important to come to a state wherein you don't say कि I know this, and you can dance like a child, and you can still stand like an adult, take decision with that firmness, and you can laugh like crazy without thinking कि अरे मैं हंसूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, ये स्पिरिचुअल आदमी है। स्पिरिचुअल आदमी को ना प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ये याद रखिएगा। यू आर आउट ऑफ दैट रेंज। हम्म। जब मैं छोटी थी, मेरी मदर हिंदी की टीचर थी, तो स्कूल में जितने भी डिबेट्स वगैरह होते थे ना, मैं हिंदी में बोलती थी। मुझे याद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किसके लिए था, पर वो पंक्ति मेरी मदर लिखवा रही थी जो इकबाल ने कहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, जहां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। और मैं सोचती थी कि ये क्या है, व्हाट इज दैट, कि ऐसा क्या है कि हस्ती मिटती नहीं, दुश्मन दौर पूरी दुनिया। नाउ आई नो दैट जहाँ पे अध्यात्म का बीज पड़ा होना, वहां पे फीनिक्स बनना इज लाइक दिस। आप हर बार एशेस से उठ सकते हैं, हर बार। स्टीव जॉब्स इंडिया आकर के सीख वीख करके नीम करोली बाबा के पास गए थे। ही टुक द वर्ड सिंप्लिसिटी फ्रॉम इंडिया, which he integrated in Apple. And there are many such cases, stories. ठीक है। हम्म। बीच में बोला पारुल जी ने, अंतर्मन की आवाज। ये अंतर्मन जो है ना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है। क्या है अंतर्मन, ये पता नहीं है। कुछ लोग कॉन्साइंस को अंतर्मन कहते हैं, कुछ लोग कॉन्शियसनेस को कहते हैं, और जिसका जो अनुभव होगा वो उससे बोलेगा। जो कंसाइंस होता है, दैट इज नॉट आत्मन। वो बिल्कुल आपके सोसाइटी की आवाज है जो आपके भीतर बिठा दी जाती है वाया द कंडीशनिंग्स दैट इज डन टू यू, दैट दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट एथिकल, ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज डिसऑनेस्टी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दैट व्हेन यू आर अलोन, यू यू हैव समथिंग दैट इज गार्डिंग यू। तो जब लोग कहते हैं ना माई कंसाइंस डजंट अलाउ, तो वो प्राइमरीली अपनी कंडीशनिंग की बात कर रहे होते हैं। तो अंतर्मन शब्द को कौन बोल रहा है,
उसके पूरे बीइंग को देखिएगा और फिर डिसाइड करिएगा कि ये क्या है अंतर्मन। ये शब्द जो है ना, दे आर लोडेड विथ मीनिंग्स, एवरी वर्ड इज लोडेड विथ मीनिंग, एंड विथ द चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव द मीनिंग विल चेंज। ठीक है। During our last Friday session, I have observed that when I did not get the chance to sing the Bhagavad Gita shlokas, the ego was experiencing anger. In such situation, do I need to observe anger while it is arising? Do I need to remember that it is a way of the ego tendency to secure itself? Do I need to leave the object of Gita shloka reciting, which is giving ego the opportunity to attach or expect? Can you just ask what is who is experiencing this anger? ये तो आपने जो कुछ भी कहे हैं ना, ये सब तो थोड़ा-सा ऊपर है, सतही है, सुपरफिशियल है। Can you check your identity that is experiencing anger? What is that identity asking? उसकी कोई उसका कुछ तो एक्सप्रेशन है जो उसको नहीं मिल रहा है। Maybe to be known as somebody who knows how to recite. Maybe I practice so much, I gave so much of value to it. And see, I was not given opportunity to recite. मैंने तो कितना मेहनत किया ना, ये पर देखो। सेकंड वाला सही बोल रही है रिचा दी, ये वाला आ रहा है। ये ये सही एकदम बैठ रहा है, यही होगा। हुँ, तो ये खेल है एक्सपेक्टेशन का। जब हम कुछ करते हैं और उसके पीछे एक कामना होती है, भई मैं तैयारी कर रही हूँ, जैसे हम तैयार होते हैं ना और उसके बाद कोई कमेंट नहीं आता कि अरे यार, यू आर लुकिंग सो प्रिटी, अरे यार कितनी अच्छी ड्रेस है, कहाँ से ली? तब लगता है कि शिट क्यों तैयार हुए थे, इतना मेहनत किया बेकार। सो इट इज़ द डिज़ायर, द एक्सपेक्टेशन सिटिंग बिहाइंड। तो वो उसकी वजह से तो आपका ध्यान कभी भी जो चर्चा हो रही है उस पर रहेगा ही नहीं। आप एकदम तैनात बैठे रहेंगे कि अच्छा अगला मुझे बोला जाएगा क्या पढ़ने? या एग्ज़ैक्टली अगला भी ऐसे ही मेरे हो रहा साथ है। था। ऐसे ही ऐसे वो बार-बार बढ़ ही रहा था, मैं देख रहा था उसको कि भैया अब लिया, नहीं है वापस बढ़ गया। सही बोल रही हैं आप, ऐसे ही हो रहा था, ईगो ऐसे ही बिहेव कर रहा था वो। तो वो तैयार बैठा है कि देखो, उसको इम्पोर्टेंस चाहिए ना, वो उसकी खुराक है। ईगो डिराइव्स नरिशमेंट लाइक दिस। So you have to ask yourself, what if despite preparation, I am not allowed to ask? Was preparing not a beautiful task in itself? Did I not enjoy the entire act of preparation? जब मैं श्लोक को उच्चारित कर रहा था, गा रहा था, तो क्या मुझे आनंद नहीं आ रहा था? और अगर आप इसलिए कर रहे थे वो सब कि आपको सत्र में श्लोक गाने का मौका मिलेगा, तो आपको आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आप उस कार्य के साथ तो थे ही नहीं। आप तो अपने आप को विजुअलाइज़ कर रहे थे कि सत्र में मैं कैसे गाऊँगा, मैं कैसा सुनाई दूँगा, तो श्लोक के साथ आप थे ही कहाँ, तो आपको श्लोक आनंद देगा कैसे? तो ये क्योंकि वो एंगर बस एक एक्सप्रेशन है, वो एंगर की जगह सैडनेस भी आ सकता था, डिप्रेशन भी आ सकता था। देयर कुड हैव बीन एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। मुझे बोला ही नहीं गया, शिट आई फील सो सैड अबाउट इट। मुझे बोला ही नहीं किया, आई फील सो नेग्लेक्टेड, आई वाज़ अवॉइडेड। देयर कैन बी डिफरेंट एक्सप्रेशंस। जो फंडामेंटल है पीछे, वो है कि मेरी एक कामना थी, वो एक सकाम कर्म था। तो सकाम कर्म तो अपने साथ ये रिजल्ट्स लाएगा ना। मोह से किया गया कुछ भी, बिकॉज़ नोबडी इन द वर्ल्ड, forget nobody in the world, existence is not obliged to fulfill our expectations.
आपके आपके पास पूरी स्वतंत्रता है कि आप मुझ पर क्रोधित हो जाएँ, आप आभा जी पर क्रोधित हो जाएँ। पर उससे किसी का क्या नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा कि आप सुन नहीं पाएँगे, आप शायद सत्र में आना छोड़ दें, आप अपने प्रश्नों के जवाब नहीं ले पाएँगे। एक मौका मिलता है जहाँ पर आप अपने आप को ग्राउंडेड कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, अपने क्लटर को देख सकते हैं, जो मन में चल रही है बात वो उसको उखाड़ सकते हैं। तो वो मौका भी जाएगा हाथ से, बस इतना ही तो होगा। हुँ? तो करेक्ट, करेक्ट। क्वेश्चन योरसेल्फ कि नहीं मिला मौका तो क्या फ़र्क पड़ता है? डज़ इट रियली मैटर? वाज़ दैट द मोर इम्पोर्टेंट स्टफ? आपने वो जो बात बोली ना, श्लोका सिर्फ़ किसी पर्पस के लिए मत कीजिए। श्लोका सिर्फ़ आप सिर्फ़ श्लोकास पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। राइट, दैट वाज़ वेरी गुड। धन्यवाद। कोई भी काम में अगर इमर्शन नहीं है, उसमें डूब नहीं पाए, तो वो काम को आप कभी भी अ, जस्टिस नहीं कर पाएँगे। उसके साथ आपका हमेशा एक ट्रांज़ैक्शनल रिश्ता रहेगा और जहाँ पर भी ट्रांज़ैक्शन होता है ना, वहाँ आनंद नहीं होता है। वहाँ प्लेज़र आ सकता है, पर आनंद नहीं आ सकता। मेरा ट्रांज़ैक्शन ऐसा रहा कि मुझे प्रॉफ़िट हुआ, प्लेज़र, प्रॉफ़िट नहीं हुआ, पेन, बट देयर इज़ नो स्पेस फॉर आनंद देन। एक्सटेसी नहीं आ सकती, ब्लिसफुलनेस नहीं आ सकता। While doing work, it could be the simple task of getting things from DMart or buying vegetables. I have observed that mind is in hurry to finish that task, and if there is any obstacle while doing it, then it gets angry or irritated. What is this condition of mind? आंसर मिल गया ना अभी? You are treating it as a task. A task that needs to be done. अरे भाई आपका शरीर है, मत करिए भोजन अगर टास्क नहीं करना है तो। रह सकता है क्या शरीर? आपके पास तीनों गुण मौजूद हैं, वो तो अपना काम करेंगे ना। तो ये उसी का हिस्सा है। और अगर हम ये टास्क नहीं कर सकते हैं कि हम सब्ज़ी नहीं काट सकते, हम खाना नहीं पका सकते, तो हम जो कर रहे हैं, उससे हम क्या डिराइव कर रहे हैं? इसका मतलब तो एक आइडेंटिटी है जो कहती है कि ये नहीं करना है या ये करना छोटा है या ओछा है या समय की बर्बादी है। आखिर कोई कोई तो खाना पकाएगा ना आपके लिए, कोई तो सामान सब्ज़ी लाएगा ना। सोचिए किसान सत्संग में लग जाए और छोड़ दे ये सब सब्ज़ी उगाना, चलेगी क्या बात? हर कार्य की अपनी श्रेष्ठता है, अपनी प्रासंगिकता है। हाँ, अब लग गए हैं कि भाई वेज बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, मटन कोरमा, भोजन का कार्य है पेट भरना, शरीर को नरिशमेंट देना कि वो चल सके, उतना ही कार्य है। जिह्वा को प्लेज़र देने में लग जाएँ, तब गड़बड़ हो जाती है बात। क्योंकि अब एक निष्काम कर्म को करने के लिए कहा जा रहा है, तो एक कामना छूट रही है, दूसरी पकड़ रही है। ये बात आ रही है समझ में? तो ये मत सोचिएगा कि आपके बेसिक कार्य कोई और कर देगा, कोई और क्यों करेगा? आपका भी बिल्कुल सहयोग होना चाहिए। लेकिन अब उसी में लग गए कि देखो मैं कितना अच्छा कुक हूँ, मैं तुमको और 5 तरह के व्यंजन बना के दिखाता हूँ, खिलाता हूँ। फिर हो गया, उसके बाद आप एक और आइडेंटिटी को क्रिएट करेंगे, फिर उसको नरिश करेंगे, फिर वो आपके प्लेज़र पेन का कारण बनेगा। द्वैत में झूलते रहिए।
अद्वैत तो कहता है कि एक उबला हुआ आलू या फिर छप्पन भोग, दोनों बिल्कुल एक हैं। बुद्ध की कहानी याद है ना? सिद्धार्थ जब बुद्ध हुए और अपने राज्य आए, राज्य में एंटर करते ही एक स्त्री जो बहुत करीब सी थी, वो चाहती थी बुद्ध को कुछ खिलाए, तो उसने एक उबला हुआ आलू उनको दिया और उन्होंने बड़े प्रेम से खाया। उसके बाद वो राजमहल में आए, खाना परोसा गया, उनके पिता बैठे साथ में और वो भोजन भी बिल्कुल उसी भाव से खा रहे थे जिस भाव से उन्होंने उस आलू को खाया था। तो उनके पिता कहते हैं कि तुम्हारे भोजन को तो देख कर के लग रहा है, तुम्हारे खाने के तरीके को देख कर के लग रहा है कि ये भोजन भी वो उबले हुए आलू सा ही है। तो बुद्ध कहते नहीं, वो उबला हुआ आलू भी इस भोजन सा ही था। तो इट इज नॉट अबाउट सैटिएटिंग योर डिजायर ऑफ टेस्ट, द टंग, कि उसको खुश करना है। इट इज अबाउट जस्ट ईटिंग बिकॉज द बॉडी नीड्स इट। एंड दैट डजंट मीन कि अगर कुछ सामने आ गया अच्छा तो हम उसको मना कर देंगे कि नहीं नहीं मुझे तो बस सादा ही खाना खाना है। ऐसा नहीं है। अगर सामने आता है छप्पन भोग तो हम उसको भी खा लेंगे आराम से। ये है लीला का हिस्सा होना। अब ये आइडेंटिटी मत बना लीजिएगा कि देखो मैं तो बिल्कुल सादा भोजन उच्च विचार वाला व्यक्ति हूँ। तो ओनली गिव मी सादा भोजन। चावल, दाल, एक सब्जी, एक उबला हुआ आलू, नमक, मिर्च, बस दैट इज़ वेलकम। हम आइडेंटिटीज़ बनाने में ना एकदम उस्ताद होते हैं। नहीं, नहीं मुझे तो ये पसंद है, दिस इज़ माय लाइक, दैट इज़ माय डिसलाइक। लाइक्स डिसलाइक से जो छूटा ही नहीं, काहे का आध्यात्मिक? ऋचा जी, मैं इसमें फँस रहा था। अच्छा हुआ आपने ये क्लियर किया ना, मैं भी थोड़ा इससे बाहर आऊँगा। मैं अब तक सोच रहा था सिर्फ़ ना नाचनी की रोटी खाओ तो ठीक है, गेहूँ की रोटी छोड़ दो, लेकिन अब थोड़ा मैं समझ गया भई ये सब खाओ, नहीं तो इसमें फँस लोगे। धन्यवाद, ये तो अच्छा एक आइडिया था। My body went through a lot of so पोस्ट मेनोपॉज़ आई वाज़ नॉट एबल टू हैंडल दिस बॉडी। 1 साल मैंने यूट्यूब यूनिवर्सिटी के भरोसे कुछ-कुछ काम किया बट somehow the um, the feeling of letharginess, the body was just not supporting. So finally I went to a dietitian. I said कि मुझे प्रॉपर वो करके दो so that ये थोड़ा सा कंट्रोल में आए, all that hormonal changes that has gone for a toss. She gave me whatever they do a lot. So I'm not somebody who will follow it. I can't follow it उतना सारा. But I did do, I mean 50, 60, 70% to that extent I did follow. And that also has become kind of my lifestyle. But does that mean that when I cannot get that food, I will not eat? Or I will create a situation कि मुझे तो वही खाना खाना है? No. I eat everything that comes to me. When I have the liberty to choose, I will choose what my body will be able to digest better, what will keep my body healthy. But that doesn't mean that I can't eat anything that comes to me. तो अपने चारों ओर ऐसा बाउंड्री नहीं बना लीजिए कि यही है अब मेरी आइडेंटिटी, यही मैं हूँ। हुँ, जैसे भगवा यदि धारण किया है, तो ये शर्त ना हो कि किसी दिन भगवा नहीं मिला तो कुछ और पहन ही नहीं सकते, क्योंकि भगवा ही मेरी आइडेंटिटी है। हाँ, बाय एंड लार्ज आई वियर इट बिकॉज़
ईज़ी है ना, मुझे दिमाग नहीं खपाना कि कितने रंग के कपड़े पहनने हैं। 2 रंग के कपड़े मेरे पास काफ़ी है। अब या तो मैं कपड़े में ही दिमाग लगा लूँ, या तो मैं शेष कार्य कर लूँ। ठीक है? हुँ। How to make decision from the center of peace or truth as opposed to center of ego in our everyday life situation. So just try and see your decision. If it is a decision that is serving you individually, personally, or is it for a bigger good of all? If it is serving you individually, personally, at the cost of something else, then it is of course a decision from the center of ego. Then you choose. हाँ, many times ये भी होगा कि आप कहेंगे कि नहीं, मैंने तो ये निर्णय लिया ताकि मेरा परिवार सुखी रहे, मैंने अपने सुख के बारे में तो सोचा ही नहीं, मुझे तो परिवार का ध्यान था। तो उस स्थिति में कहानी ये होती है कि आपकी आइडेंटिटी आपका परिवार है, इसलिए आप उसके विषय में सोचते हैं। आप अभी भी अहंकार से ही ऑपरेट कर रहे हैं। Now, how do you take the decision from center of peace or truth? When you do not take decision from the center of ahankar, rest is taken care of. You don't have to do anything else. ठीक है? याद आ रहा है मुझे भागवत गीता का वही, पता नहीं क्यों अभी जितने भी आप आंसर दे रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है ये सब कुछ हमें बता दिया गया है ऑलरेडी, लेकिन शायद कुछ माइंड एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। लेकिन यहाँ पे भी शायद यही है कि इफ यू आर फोकस ऑन द स्वधर्म तो सही डिसीजन आ ही जाएगा। स्वधर्म क्या है ये पता होना चाहिए। अ लॉट ऑफ टाइम वो हम्म। एक लेबलिंग बन जाता है, बाकी सब काम को हम स्वधर्म का नाम देते हैं। एक्चुअली इसमें मुझे भी काफी आंसर मिल गए इस वाले लास्ट क्वेश्चन में जिसने पूछा था, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। जीव, जीव आत्मा एंड आत्मा। व्हाट इज़ जीव, जीव आत्मा एंड आत्मा? ओके। टिपिकली 2 एंटिटी है, जीवात्मा एंड परमात्मा। जीव एंड जीवात्मा आर द सेम थिंग। जब जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो एक जीव का रूप ले लेता है, तो हम उसको जीवात्मा कहते हैं। तो आत्मा क्या है? द परमात्मा इज ऑल्सो कॉल्ड आत्मा। You will have to be very, very cautious about the context in which the words are being used. कई स्थान पर आप देखेंगे जीवात्मा और आत्मा शब्द का प्रयोग है। तो जीवात्मा इज योर ईगो सेल्फ और इन और सेल्फ विथ स्मॉल एस। आत्मन इज द सेल्फ विथ कैपिटल एस। कई जगह पे आपको जीवात्मा परमात्मा कहा जाएगा। तो जीवात्मा इज अगेन सेल्फ विथ स्मॉल एस, परमात्मा सेल्फ विथ कैपिटल एस। कई जगह पे आत्मन या आत्मा और परमात्मा शब्द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आत्मा इज द सेल्फ विथ स्मॉल एस एंड परमात्मा इज द सेल्फ विथ कैपिटल एस। तो ये बहुत कॉन्टेक्चुअली यूज होता है। जब हम आत्मन को उपनिषदों की भाषा में कहते हैं तो हम सोर्स की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वन सोर्स, दैट वननेस, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, हम उसकी बात कर रहे हैं। That is what is Atman in Upanishad. And for the ego self, for the small self,
always the Jeev Atma word is utilized. Jeev and Jeevatma are the same thing. They are not different. But you will see places जैसे कि ब्रह्मा कुमारीज, वहां पे वो शब्दों का प्रयोग करते हैं, आत्मा और परमात्मा। मैं एक आत्मा हूं और वो परमात्मा है, ये भाषा को वो प्रयोग करते हैं। तो वहां पे वो आत्मा, जो मैं को कहा जा रहा है, वो विद द स्मॉल एस, विच इज जीवात्मा, एंड परमात्मा दे आर टॉकिंग ऑफ द सोर्स। तो ये वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखना जरूरी है, अदरवाइज इट विल गेट कंफ्यूजिंग। और ये वर्ड बहुत लूजली यूज किए जाते हैं। आत्मन वर्ड तो बहुत लूजली यूज किया जाता है। अ लॉट ऑफ प्लेसेस आत्मन वर्ड के लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज होता है वो होता है सोल, एंड एक्चुअली दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वननेस वाला कृष्णा कॉन्शियसनेस या सोर्स, उसकी बात नहीं कर रहे होते हैं। वो बेसिकली व्हेन दे से सोल, दे आर टॉकिंग ऑफ कारण शरीर। That's what they talk of. Soul takes birth, soul changes body. आत्मन को ऐसा कुछ नहीं पड़ा है परमात्मा को कि शरीर बदलना है, जन्म लेना है। ये कारण शरीर लेता है। हम्म? तो वो शब्द को लेके भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा कि कहाँ आप पढ़ रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। कारण शरीर ही यानी जीवात्मा, राइट? कारण शरीर इस जीवात्मा। यस। और एक और कि फिर हायर सेल्फ जो ऐसे करते हैं, व्हाट इज हायर सेल्फ देन? सम सेज सोल एंड सम सेज गॉड, तो ये क्या है? ये सब आपको कंफ्यूज करने के तरीके हैं। नहीं, फिर भी ये बता दीजिए, क्योंकि कुछ तो वहां से भी जानने को मिल ही रहा है। चैट जीपीटी से पूछिए थोड़ा। अरे नहीं नहीं नहीं, उतना ज्यादा नहीं चाहिए कोई। कॉन्शियसनेस से पूछना है मुझे। बाप रे, ये हायर सेल्फ इज अनदर आर्टिफिशियल वेरी कॉन्शियसनेस नहीं मिल कंफ्यूजिंग। सकता। हाँ। शब्द माया का रूप है। फंसते जाओ। कुछ जगह ऐसे कहते हैं हायर सेल्फ जो है वो सोल है, कोई बोल रहा है कि गॉड है। कौन है? बस एक बार अरे मैंने भी जो खूब भी। प्रयोग किया अपने वेबसाइट में हायर सेल्फ। हाँ, लोगों तो को बस जो भाषा बताइए फिर अच्छी तो, और लगती है वही भाषा का प्रयोग करेंगे, रुको। तो बताइए फिर, हम जैसे अज्ञानी की जरूरत है अभी। अरे ओके, तो फिर से कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला जा रहा है। ज्यादातर लोगों को हायर सेल्फ वगैरह का पता नहीं होता है, तो primarily वो हायर सेल्फ से बोलना चाहते हैं अ बेटर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के तो तल होते हैं ना, जैसे कि समाधि के बारे में कहा है ना पतंजलि ने, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो तो तल है ना। तो वैसे ही कॉन्शियसनेस के तल हैं, लेवल्स हैं। उसमें से एक लेवल है हायर सेल्फ। सो जब आप यहाँ हैं तो आपका हायर सेल्फ ये हो गया, जब आप यहाँ हैं तो आपका हायर सेल्फ ये हो गया, जब यहाँ है तो हायर सेल्फ ये हो गया। सो क्लास 2 में है तो क्लास 4 इज हायर सेल्फ, 3 इज हायर सेल्फ। क्लास 4 में है तो क्लास 5 इज हायर सेल्फ, क्लास 6 इज हायर सेल्फ। ठीक है, इसको ऐसे समझिए। वेरी रेयरली हायर सेल्फ इज यूज्ड फॉर द वर्ड Atman or Paramatman. Very rarely. They primarily are saying that at least I need to be in touch with something which is a little higher in me. क्योंकि जैसे वहां पहुंच गए, सब खत्म हो जाता है। नो हायर नो लोअर सेल्फ, एवरीबडी इज सेम। वहां पे किसी के लिए ये भी नहीं रहता कि शील जी को कम आता है, आभा जी को ज्यादा आता है। वो भी नहीं बचता। सब अपनी जर्नी पर हैं, सब अपनी यात्रा पे हैं, एंड एवरीबडी विल फाइंड दैट आउट। ठीक है। तो एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट है कि
जैसे आप हो ना अभी राइट नाउ, जैसे जो जिंदगी जी रहे हैं आप, आपका एक लेवल है, ठीक है अभी। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक ना कहीं और आप ही का एक वर्जन, जो कि हायर सेल्फ यहीं से आ रहा है, कि आप ही का एक वर्जन है जो कि लाइक हैविंग ग्रेट टाइम एंड ग्रेट लाइफ एंड यू आर वाइब्रेटिंग हाई एंड एंड देन देखो, वो उसको आप जो है मदद के लिए बुलाइए, एंड देन दैट गाय और गर्ल हु आई मीन दैट सेल्फ इज गोइंग टू आई से कि भाई गॉट तुम योर ना, पॉइंट। सॉरी। ये जो है ना, तो एनएलपी वगैरह में टेक्निक होता है जिसमें हम कहते हैं कॉल योर अच्छा, हायर, वो सब होता है। क्या होता है देखो, जो क्लास 4 में का बच्चा है, वो हेल्प के लिए पीएचडी को थोड़ी बुलाएगा। वो हेल्प के लिए बुलाएगा क्लास 10, क्लास 6, 7, 5, ऐसे को बुलाएगा ना। दे विल बी ऑफ हेल्प। एक पीएचडी तो उसको और फंसा देगा तिकड़म में। सो यू कॉल अपॉन दैट which knows better than you. That's all that is meant by higher self. That which has better understanding than you. That which can see a little beyond that what you can see. उतना ही हायर सेल्फ, और कुछ नहीं है। ऐसा है क्या कि यूनिवर्स में कहीं और एक और यूनिवर्स है जहाँ पे आपका एक दूसरा वर्जन घूम रहा है आपके से बेटर कंडीशन में? आई मीन, सब हंस रहे हैं बट इट इज लाइक कि कुछ इतना फैसिनेशन, एंड मेरा ना कुछ कुछ शिलजी जैसे ही हो रहा है। आई एम काइंड ऑफ गेटिंग लिटिल डन विद ऑल दिस, सो आई जस्ट वांट टू लाइक फिनिश दिस के बस नहीं है। आई छोड़िए, फिर क्या करना है जस्ट ये सब। नो ना, अभी वो क्यूरियोसिटी आ गई है तो एक बार जान लेती हूँ, फिर खत्म कर देते हैं, फिर नहीं तो दिमाग में से रह जाएगा सवाल। ठीक है। सो ये एक फैक्ट है दैट अर्थ इज नॉट द ओनली प्लैनेट। देर आर मेनी realms, there are many parallel universe. Time is a mental construct. There is nothing called as time. So बट हम लोगों के लिए भी ये कोई बहुत काम की बात नहीं है। इट्स नॉट वेरी यूजफुल टू अस। ये सब वो बात करे जो बिल्कुल साधना में लग गया है, एंड नाउ थिंग्स आर जस्ट ओपनिंग अप। आप ये जान के कर भी क्या लेंगे? दिस इज नथिंग बट स्पिरिचुअल शॉपिंग। कि हम बैठे हैं कि देखो, उस पैरेलल यूनिवर्स में मेरा एक पैरेलल है, वो ऐसा करेगा, उससे उसको बुलाओ अरे यार, अभी हम हैं ही कौन पता ही नहीं है। किसको बुलाने वाले हैं? कौन बुलाने वाला है? हु इज कॉलिंग? तो वो सब अच्छा गॉसिप बनता है, बहुत अच्छा गॉसिप बनता है। जैसे आप बहुत सी स्त्रियों को देखेंगी कि बैठ करके जो गप्पे मारती हैं गॉसिपिंग वाली, कैसे बात कर रही हैं कि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो पता नहीं क्या करते हैं, इनको तो सब कुछ पैक पुक करके चाहिए, हमारी घर में क्या स्थिति होती है क्या पता, फलना चिल्ला, खूब खूब गॉसिप होती है। तो ऑफिस में क्या हो रहा है, वो कितना सेंसिटिव है नहीं है, डज एनी ऑफ दोज थिंग मेक एनी डिफरेंस टू देम? नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ गॉसिप। बट डज दैट मीन कि ऑफिस में कुछ नहीं हो रहा है? फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव, आई एम नॉट सेइंग कि वो बड़ा रियल स्टफ है, नॉट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। सिमिलरली ये सब सुनते रहिए, कुछ चीजों के लिए अपने कान बंद कर दीजिए। अच्छा ठीक है, होता होगा। मेन्नू की जब वहां पहुंचेंगे तब ये भी खुलेगी बात। अभी तो वहां पहले पहुंचने की तो तैयारी कर ले। तो वहां पहुंचने से पहले जहां है उसका तो ज्ञान हो ठीक से। जब ये ज्ञान ठीक से होने लगेगा ना, तो उसका भी ज्ञान आने लगेगा। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें। इतना सोचने और देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। है, बहुत कुछ है। देयर आर लोकास, देयर आर पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स, देयर मेनी इतनी गैलेक्सीज हैं।
एक छोटा-सा सूर्य, उसमें छोटा-सा अर्थ, इतना इतना प्रोफाउंड हो गया कि बस यहीं पर लाइफ है, जीवन है, ऐसा नहीं है। सो दीज़ आर फ्यू थिंग्स, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ती नहीं हूँ। माय पर्सनल चॉइस, मैं बिल्कुल इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने ये कहा है कि जब ये बातें खुलनी मेरे लिए उचित होंगी, ये खुल जाएँगी। जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी जहाँ पर इनको वाक़ई समझ सकूँ, इनका कुछ उपयोग कर सकूँ और इनको पचा सकूँ, इनको जान सकूँ, तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। इसीलिए वो सब सोचने से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि अपनी तैयारी पर ध्यान दें। अपने मन की खटपट को समझ लें। पहले वहाँ तो सब कुछ सॉल्व कर लें। पहले एक जो थॉट का, विचारों का वेग है, पहले वो तो घट जाए। उसमें तो थोड़ी शांति आए। जो प्रतिक्रियाएँ उठती हैं, वो तो थोड़ा कम हो। ये सब चीज़ ज़्यादा मायने रखता है। अभी तो फँसे हुए हैं कि भई मेरी संपत्ति मेरे नाम होनी चाहिए और कोई लीगल केस ना ठोक दे और मेरी नौकरी ना चली जाए और फैमिली इनकम के ऊपर कोई परेशानी ना आ जाए और रिलेशनशिप में दरारें ना पड़ जाएँ और मेरा बच्चा बिल्कुल सुखी रहे। अभी तो ये बातें ही मायने बहुत रखती हैं। तो पहले तो इनको पूछ लो कि भाई इस नौकरी के लिए इतना मरे क्यों जा रहे हो? इतना स्ट्रेस क्यों पाल रहे हो? बच्चे के साथ डिटैच क्यों नहीं हो पा रहे हो? वो भी एक स्वतंत्र जीव है। इस बात को जानने में, इस बात के साथ जीने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्यों स्पाउस के लिए पॉसेसिव हो जाते हैं? क्यों इतनी उम्मीदें लगाते हैं? एक्सपेक्टेशंस की पूरी गठरी बाँध देते हैं? पहले इन बातों को तो सुलझा लीजिए। क्यों किसी की बात मेरे भीतर क्रोध उत्पन्न करती है, ट्रिगर लेकर के आती है? मैं चिड़चिड़ा क्यों हो जाती हूँ? पहले इन बातों को तो रिज़ॉल्व कर लीजिए। हाँ, सौरभ जी। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रहा था, तो आई थॉट आई जस्ट जो है डिस्कस एक दो बातें कहना चाह रहा था। एक तो ये कहना चाह रहा था कि ये जो शब्दों की कहानी है, ये बड़ी मेरे गुरु जी हैं, उन्होंने एक बात कही थी मेरे से कि ये वाणी विलास है। कहते हैं ये वाणी का विलासता है, तो इसमें ज्यादा मत फंसो। दैट इज एक के मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। दूसरा ये है कि सॉरी है, कुछ तो मैं एक और अपने दिमाग में लूं कि ये ज्ञान का रास्ता जो है ना, या ये आध्यात्म का रास्ता, ये नशे की तरह होता है। अगर ये 24 घंटे आपके दिमाग में नहीं चल रहा है, तब तक आपको उससे प्रेम नहीं हुआ है। जितना भी समय है वो उसी में दिमाग उसी में लगा रहता है। आज भी किसी काम का नहीं बचता है। ये बात समझ लीजिए, अगर ये इस रास्ते पे रेडी हो तो चलो, वरना जो है सब वाणी विलासता पे चलता रहता है। तो इसके लिए वो जो है ना, आई स्टिल रिमेम्बर समबडी वाज टेलिंग, मतलब मैं सुन रहा था तो कहते जब पहली पहली बार प्यार होता है तो क्या होता है, जितनी देर काम करना है तो ठीक है, वरना आप अपने लवर के बारे में ही सोचते रहते हैं। कहते बस ये ऐसे ही है, ये भी रास्ता। तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। तो वही, बस पहले आप लोगों की बातें सुनी तो आई थॉट आई जस्ट शेयर समथिंग। आई लाइक दिस टर्म, अ, वाणी विलासिता। हाँ हाँ, मेरे गुरु जी ने कहा कि ये सब वाणी विलास है। मैं उनसे ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हुँ। सौरभ तुम वाणी विलास में बहुत फंस गए। हाँ, एक बात मैं और ये कह रहा था, उन्होंने एक बात, ये किसी और ने कही थी शायद, मेरे गुरु जी ने नहीं कही थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अ, आज सबसे बड़ा नशा जो होता है जीवन का, वो ज्ञान का ही नशा है। कहते कि एक बार ज्ञान का नशा लग गया तो कहते फिर कोई नशा काम नहीं करता। तो कहते बहुत ध्यान रखना कि तुमको ज्ञान का नशा ना लग जाए, क्योंकि फिर तुम सिर्फ ज्ञान के चक्कर में खोजते रहोगे और पाओगे कुछ भी नहीं, और तुम सिर्फ उसी में घूम 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 करते रहो। तो मैंने कहा तो फिर इसका आंसर क्या है? कहते हैं आंसर इसका ये है, बात ये नहीं कि तुमने कितने स्क्रिप्चर पढ़ लिए या कितनी किताबें पढ़ ली।
कहते तुम्हारे आचरण व्यवहार में किस तरह के परिवर्तन अगर नहीं आ रहे हैं तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, तुम सिर्फ नशे में पड़े हुए हो ज्ञान के। तो कहते सबसे पहले देखो तुम्हारे विचारों में, आचरण में, इन सब चीजों में छोटे छोटे ही सही मगर परिवर्तन आ रहे हैं या नई चीजें आ रही हैं कि नहीं। अगर वो नहीं आ रही तब इसका मतलब ये है कि तुम चिंतन मनन में बिल्कुल नहीं हो। तुम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन जंकयार्ड की तरह उसमें इंफॉर्मेशन भरते चले जा रहे हो, अपने अंदर कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं। तो कहते हैं एक ये टेस्ट तुम अपने लिए रखो कि तुम्हारे व्यवहार में या आचरण में, विचारों में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। ये टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। इसके बिना कोई भी हम्म, कुछ भी जो होता है वो सब स्पिरिचुअल शॉपिंग हो जाता है। इसीलिए आप लोग या आध्यात्मिक मार्ग पे कि लोग बोलेंगे कि अरे मैंने तो फलाना संस्था ज्वाइन किया है, मैं तो उन उन गुरु के साथ इतने वर्षों से हूँ। लेकिन जब आप उनके आचरण को देखेंगे, उनके विचारों को देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा, लगता तो नहीं है कहीं से कि क्या किया। करेक्ट। आपको शंका आ जाएगी, आपको उनमें एक अस्थिरता दिखेगी, एक छिछलापन दिखेगा, छलक रहे हैं। आपको दिखेगा कि अपनी बात अपने आप को सिद्ध करने के लिए वो क्या-क्या नहीं कर रहे। हर तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं। उनकी बात ना मानी जाए, उनकी बात ना सुनी जाए तो उनको कैसा लग रहा है। आपको वो सब दिख जाएगा। वो कितना ज़्यादा उदार हो पाते हैं कि अच्छा ठीक है आपको चाहिए आप कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? कितना उदार हो पा रहे हैं। ये बहुत ये बहुत छोटे-छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संकेत हैं, जो करेक्ट। उन उनके जीवन की मंशा क्या है, उद्देश्य क्या है? क्या दृष्टि रखते हैं जीवन के प्रति? क्या जीते हैं? उनके भोजन को देख लीजिए। भोजन की पंक्ति में खड़े होकर के ज़रा उनको देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। उतना ही काफ़ी होता है। लुक एट देम, कैसे भोजन लेने के लिए आतुर हो रहे हैं, कितना प्लेट में परोस लिया है। मुझे वही वाला दाल चाहिए और वही वाला रसगुल्ला 2 चाहिए। उसके साथ उनका जो इमोशन अटैच्ड है उसको देख लीजिए। 2 रसगुल्ले खाने में कोई बुराई नहीं है। जस्ट बिकम अवेयर ऑफ द इमोशंस दैट्स देयर। सो कौन प्लेज़र में कितना फँसा हुआ है ये जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर उसके लिए आपको प्लेज़र से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप अपने प्लेज़र को वैलिडेट करेंगे तब तक आप दूसरे के प्लेज़र को भी वैलिडेट करेंगे। जिस दिन आप स्वयं प्लेज़र से बाहर निकल जाएँगे ना, तो आप सामने वाले के प्लेज़र सीकिंग बिहेवियर को तुरंत पकड़ लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, ठीक है। एंड देन यू नो हाउ टू डील विद देम। द बिगेस्ट चैलेंज इज़ वी डोंट अंडरस्टैंड माइंड। इफ यू अंडरस्टैंड हाउ इट फंक्शंस, वृत्तियाँ कैसे काम करती हैं, टेंडेंसीज़ कैसे काम करती हैं, इट्स वेरी ईज़ी। इसीलिए आध्यात्मिक आदमी सबसे होशियार व्यक्ति होता है इस पूरे संसार में। देयर कैनॉट बी अ मोर चतुर पर्सन देन एन आध्यात्मिक आदमी। वो फंसता ही नहीं है। उसको आप कर लीजिए प्रयास, वो फंसेगा ही नहीं। ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? डीजे जी, मेरे को एक बात मतलब एक जो समझ में आई, जो मेरे को बताना है। काफी बार ऐसे होता है ना, जैसे मैं नॉलेज के पीछे भाग रहा हूँ, तो ये भी एक मन का खेल ही है, अपने आप को सिर्फ रेस्टलेस बनाए रखने का। यस, ओके। यस। धन्यवाद। धन्यवाद। नॉलेज के पीछे भागना कई बार एक एस्केप रूट होता है कि मैं अपने आप को ना जानूं और मैंने अपने आप को बता दिया है कि देखो मुझे तो कितना नॉलेज से प्रेम है और मैं उसको अर्जित करने में लगा हुआ हूँ। सो आई एम डूइंग अ गुड जॉब, यू नो, ये कितना सार्थक काम में तो मैं लगा हुआ हूँ। तो जब उस काम में लगे हैं तो इधर हिसाब किताब कौन बिठाएगा? तो इट बिकम्स अ वेरी गुड एस्केप रूट। मतलब अहंकार अपनी सुपीरियरिटी को बना के रखने के लिए सब दांव पेच खेल रहा है, जिससे मेरे को बदलना अहंकार ना पड़े।
इतने सूक्ष्म उपाय होते हैं, इतने सूक्ष्म उपाय होते हैं ना कि पकड़ में नहीं आता है। कबीर का इतना सुंदर वो दोहा था, मुझे तो हमेशा उसकी पहली पंक्ति भूल जाती है। दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि मरे तो पिंजर होए, समथिंग लाइक दैट इट इज। मैं ढूंढूंगी, अगर मुझे मिलेगा तो आई शेयर। जिसमें वो कहते हैं कि जैसे कि एक पिंजर भी जो लगता है कि मर गया है, लेकिन एक्चुअली वो मरा नहीं होता है, उसको बस थोड़ी सी खुराक चाहिए होती है और वो जीवित हो सकता है। ये अहंकार इतनी खतरनाक चीज है। एक आई ट्राई। अहंकार का रूप एक अहंकार का रूप मैंने पढ़ा था, जिसको बोलते हैं श्वेत अहंकार। श्वेत अहंकार होता है जो पॉजिटिव थिंग्स के थ्रू बनता है। तो जैसे व्यवहार में ये कैसे आएगा कि जैसे आपने दान किया, तो अब दान करने के बाद अब आप उसको जो है लोगों को बता रहे हो, अपनी वाहवाही चाह रहे हो, या ये जो रूप है जो आप अ, बता रहे हैं, ये भी उसी का एक रूप है, श्वेत अहंकार का। कि अहंकार सेटिस्फाई करता है कि अभी तो तुम देखो तुम कितना नॉलेज गेन कर रहे हो, कितना पढ़ाई कर रहे हो, और नाउ यू आर डूइंग स्पिरिचुअल स्टडीज एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसके ऊपर एक ध्यान दीजिएगा कि ये अहंकार के रूप में ना बदल जाए। हम्म। तो मैं कौन हूँ? मैं पंडित हूँ। चलिए, लेट्स रैप अप द सेशन, ये विराम देते हैं। एक एक इंसाइट आई है इससे, अभी एक क्वेश्चन से रिलेटेड, अभी एकदम से इंसाइट, पता नहीं मेरा माइंड ना भगवत गीता में ही अटका हुआ है। तो ये आया है कि हम लोग बहुत ज्ञान को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, तो ये चारों जो जैसे जैसे हमने पढ़े, पहला है ज्ञान, उसके बाद में कर्म आया था ना, उसके बाद में ध्यान और भक्ति। तो है ना, राइट? तो देखा जाए ना तो वो एक्चुअली लोएस्ट लेवल, अभी मुझे यहाँ तक आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तो एक्चुअली लोएस्ट लेवल है, का लग इसको रहा है लोएस्ट अभी लेवल अभी मत जनरेशन। बोलिए। ये बिल्कुल इनिशियल लेवल, इनिशियल हाँ, लेवल, लाइक। इसको इनिशियल लेवल भी नहीं बोलेंगे। ज्ञान जो है ना, वो बैकड्रॉप है जिसके आगे सब कुछ चलता है। ज्ञान के बिना ध्यान भी नहीं कर पाएंगे, निष्काम कर्म भी नहीं कर पाएंगे, भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट इन चारों को आप किसी को ऊपर नीचे नहीं बोल सकते हैं। ये चारों हमेशा एक साथ घटित होती हैं। ये ये अभी चारों ना हमेशा रिसेंटली, एक साथ घटित होती है। लेकिन हम लोगों का ना, हमारी ज्ञान की भी परिभाषा है। दिक्कत ये है कि हमारी भी ज्ञान की परिभाषा है, और वहां पे चीजें मार खा जाती हैं। हम ज्ञान कहते ही किसको है? ज्ञान तब तक नहीं है जब तक भीतर कुछ परिवर्तित नहीं हुआ। ज्ञान तब तक नहीं है। यदि आपने कुछ बस पढ़ लिया है, वेद भी पढ़ लिए हैं, तो वो अज्ञान है। यदि वो आपका नहीं हुआ, वो आपकी नोइंग नहीं बनी। अ, सूफी कहते हैं ना, पुस्तकें पढ़ो और फिर उनको जला दो। और ये किसी उपनिषद में भी है, मुझे याद नहीं है, या शंकराचार्य। वो ये सब को इसको ही कहते हैं, नहीं इसको नहीं, कुछ और था, खैर एनीवेज। तो इट इज नॉट अबाउट हाउ मेनी स्क्रिप्चर्स यू हैव स्टडीड। फिर से मैं आऊंगी, एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। तो ये इनफैक्ट राइट नॉलेज, जो ज्ञान है, वो है जो आपके भीतर भक्ति को जागृत कर दे। सो जय कृष्ण मूर्तिज वे, द फर्स्ट स्टेप इज टू नो फॉल्स एज फॉल्स। और हम सिर्फ इसी को ज्ञान बोलते हैं, टू नो फॉल्स एज फॉल्स। Step 2 is to know the truth in the false, and that is very important. And this step 2 is also a certain gyan, but what it makes you experience is bhakti. What it makes you experience is nishkam karma. What it makes you experience is dhyan. Dhyan doesn't mean that I am sitting in a meditation thinking of something जो हमारा typical meditation की परिभाषा है। ध्यान वो है जो 24 घंटे सतत चल रहा है। It is not a half an hour, 1 hour, 2 hours, 5 hours things. It is 24/7.
I remember somebody had asked my meditation teacher कि क्या मुझे ये खाना चाहिए या क्या ये नहीं खाना चाहिए? शी सेड मैं आपको बिल्कुल नहीं बताना चाहूँगी कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि आप ध्यान जाग जाएँ और उस ध्यान को बताने दीजिए कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो ध्यान प्रतिक्षण की बात है, वो कोई एक क्षण की बात नहीं होती है। सो ये बिल्कुल सही बात है कि दिस हैज़ बिकम वेरी करप्टेड। द ज्ञान योग थिंग हैज़ बिकम वेरी करप्टेड। स्पेशली पीपल डूइंग सो मच ऑफ स्टडीज, तो उनको लगता है कि वही तो है। फ्रॉम स्क्रिप्चर स्टडी आई वेंट बैक टू हीलिंग एंड आई डिस्कवर्ड सो मच। बट देन द सेम हैपेंस अगर आप भक्ति योगियों को देख लीजिएगा, वहां इतना पाखंड हो गया है बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। बट उनके भी अपने प्रोटोकॉल्स बन गए और उसी में वो झूम रहे हैं, उनको पता नहीं है। अभी कोई किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए तो सब झूमना बंद हो जाएगा, तब वो कृष्ण की बात नहीं करेंगे, तब कृष्ण ले गए उनको उसकी बात नहीं करेंगे, पर ऐसे झूम रहे हैं। तब वो नहीं करेंगे कि कृष्ण आपको पता था हे श्रीहरि कि अब ठीक है इनकी आगे की यात्रा है, आप जानिए मुझे क्या पता, मुझे तो बस आपसे ही मतलब है। तब वो सब नहीं होगा। इसलिए ऑल दीज फोर गो टुगेदर, दे आर नॉट सेपरेट कंपार्टमेंट्स। ठीक है, चलिए यहीं पे विराम देते हैं। लेट्स सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज। इफ यू नो यू कैन चैंट along with or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।